हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। आज हमारे देश में 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या है। तो पेट से जुड़ी सारी समस्याओं में एक मेजर पोर्शन लोगों को जो समस्या रहती है वो है ये आईबीएस की। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल मतलब इसमें आपका कोई जब भी हम कोई जांच कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं या बायोप्सी कराते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को ये समस्या है उन्हें ही पता है कि उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि आईबीएस क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, और अगर आपको आईबीएस हो गया है तो आगे इसका इलाज कैसे होगा। तो इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईबीएस इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम एक आपके जीआई ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब कि इसमें आपका कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं हो रहा। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सर बन जाते हैं या क्रोन्स डिजीज़ में भी लीजन्स हो जाते हैं, वैसे इसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें बदलाव आ जाता है। ये जो आपकी बीमारी है ये बड़ी आंत की बीमारी है और ये है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब लास्ट में जाके इसका पता चलता है कि आपको आईबीएस है। जो भी आईबीएस के लक्षण हैं वो किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। कोलोन कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी और भी कई सारी बीमारियां हैं जिसके ये जो सिम्टम्स आईबीएस में आते हैं, सेम सिम्टम सेम लक्षण इन बीमारियों में भी नज़र आते हैं। तो आईबीएस का जो डायग्नोसिस है, जो एक कंफर्मेशन है कि हाँ इस पेशेंट को आईबीएस है, वो डॉक्टर जब पूरी जांच करके जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो वो कह देते हैं कि पेशेंट को आईबीएस है। तो पहले में आईबीएस की कोई आपकी रिपोर्ट नहीं आती। आईबीएस जो आपके पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो सुन के हिस्ट्री लेके पता चलता है कि हाँ इसको आईबीएस है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं कि कैसे पता चलता है कि पेशेंट को है आईबीएस या नहीं है। तो सबसे पहला लक्षण तो है जितनी भी आपकी पेट की समस्याएं हैं वो सारी इन पेशेंट्सों में देखने को मिलती है। मसलन गैस बनना, पेट बार बार फूलना, ठीक है, पेट में दर्द होना, पेट खींचा खींचा रहना, एक असहजता का महसूस होना कि पेट में कुछ तो असहज है जो हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ एक अनईजी फील होता है। साथ में इसमें आपके स्टूल्स के, आपके मोशंस के भी सिम्टम आते हैं, मतलब या तो आपको दस्त रहती है या फिर आपको कब्जियत रहती है, या ऑल्टरनेट होता रहता है। जैसे 10 दिन आपको दस्त रहा महीने में और उसके बाद 5 दिन कब्जियत रही, या फिर 10 दिन दस्त हो गया, ऐसे करके आगे पीछे चलता रहता है। या इंसान को जो है पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है, मोशन पास करने, लैट्रिन करने बार बार जाना पड़ता है। दिन में 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार तक भी पेशेंट आते हैं कि हमें इतनी बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, और या तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहती है या दस्त रहता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं आईबीएस के, जो भी किसी भी आपके कोई भी अगर पेट खराब हो रहा है तो उसके और इसके लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है कि जब भी आपका कोई पेट खराब होगा या कुछ भी आपको गैस की समस्या होगी तो उसकी आपकी एक हिस्ट्री रहती है, उसका एक कारण रहता है कि हमने ये खाया था, फूड पॉइजनिंग हो गई मान लीजिए, तो हमने बाहर खाया था उसकी वजह से हमारी फूड पॉइजनिंग हो गई, आपने दवाई ली वो ठीक हो गया, वापस से नॉर्मल आप आ गए। लेकिन इसमें क्योंकि फंक्शनल डिसऑर्डर है तो ये लंबे समय तक बना रहता है, और जब ऐसे प्रोलॉन्ग बना रह रहा है, 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे ही आपका बना हुआ है, तो उसके बाद ये डायग्नोसिस हो जाता है कि पेशेंट को आईबीएस की कॉजेज़ की बात करें तो इसका कोई भी ठोस कारण नहीं है। इसके कॉजेज़ पे आज तक रिसर्च चल रहा है कि भाई किस वजह से ये होता है, अभी तक कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है और कोई एक रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि इस वजह से आईबीएस होता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी आंत जो है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, और इसी वजह से प्रोपेल कर करके खाना आगे पहुंचाती है। तो इसमें क्या होता है, जो ये आईबीएस वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये जो काम है वो बहुत या तो ज़्यादा जल्दी होने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है, या फिर बहुत ही धीरे होने लगता है।
देखिए जब ज़्यादा जल्दी होगा तो एक तो पेशेंट को क्रैम्प लगेगा, दूसरा पेशेंट को लूज मोशंस आएंगे, क्योंकि खाना जल्दी से आपके हाथ से निकल रहा है तो जो पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और उसके बाद जो है पेशेंट को लूज मोशंस लग जाते हैं, पतली दस्त आने लग जाते हैं। दूसरा, अगर ये बहुत धीरे हो रहा है तो खाना बहुत देर तक आपके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसके बाद जो पेशेंट को मोशन 2 दिन 3 दिन बाद आते हैं और वो कॉन्स्टिपेटेड मोशंस होते हैं। तो ये इसका है कि या तो ओवर फंक्शन कर रहा है या अंडर फंक्शन कर रहा है। दूसरा है कि कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो, कोई बड़ी इन्फेक्शन हुआ हो, हार्ट में इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हुआ हो या बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके पोस्ट इन्फेक्शंस भी कई पेशेंट्स में आईबीएस देखे जाते हैं। कोविड के बाद जिन पेशेंट्स को कोरोना हुआ था उनमें भी इसके केसेस देखे गए हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है फूड एलर्जी। कई लोगों को कई खानों से एलर्जी होती है। कई लोगों को, आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट आने लगे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से, गेहूं की जो छिलका होता है उससे एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी आईबीएस होता है। उसकी एलर्जी की वजह से भी उनको ये सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं। बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस की वजह से भी आईबीएस होता है। एक माइंड गेट कनेक्शन होता है, तो अगर आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है तो आपके गट पर भी उसका असर पड़ेगा और आपको सिम्टम्स आएंगे। जब भी आईबीएस पेशेंट्स की हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान हम देते हैं कि वो पता लगा सके कि जो एपिसोड्स उनको आए थे उससे पहले कोई स्ट्रेसफुल इवेंट उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, कुछ चेंजेस आए थे, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, टेंस थे, और उसके बाद फिर उनको ये एपिसोड्स आने शुरू हो गए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, और बहुत बार देखा गया है कि जब भी पेशेंट को स्ट्रेस होता है तो उनके पेट में परेशानी आती है, उनको बाकी सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग में डॉक्टर अभिलाषा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, एंड आई होप ये वीडियोज़ आपकी किसी न किसी रूप में ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में बात आती है कि इससे कैसे बचा जाए। देखिए, आईबीएस का जो इलाज है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसका डायग्नोसिस जो है वो एक्सक्लूजन है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। मतलब जब अब पता चल गया कि और कोई बीमारी नहीं है तब हम कहते हैं कि हाँ पेशेंट को आईबीएस है। तो इसका इलाज भी सिम्टोमेटिक होता है, जैसे आपके लक्षण हैं वैसे आपका इलाज होगा। कोई ऐसी एक दवाई नहीं है कि आप जाएंगे उसको खाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। और एक बात जो पेशेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ये एक लंबी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ है, ये कोई एक्यूट डिजीज़ नहीं है। ये आपकी फूड पॉइजनिंग नहीं है कि आपने ठीक है फूड पॉइजनिंग खाया था, हो गए, अभी 10 लग गए हैं, दवाई लेंगे 10 ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में वापस से नॉर्मल आ जाएगा। नहीं, आईबीएस ऐसे फंक्शन नहीं करता। ये आपकी लाइफ लॉन्ग डिजीज़, कई लोगों को लाइफ लॉन्ग रह जाती है, 10 साल 12 साल तक पेशेंट्स इससे सफ़र करते हैं। लेकिन इसका इलाज संभव है थ्रू होम्योपैथी एंड अदर पैथीज ऑल्सो। और सबसे ज़्यादा जो रोल इसके इलाज में है वो है आपकी डाइट। आईबीएस के डाइट को लेकर भी बहुत सारे डाइट्स हैं, जैसे कि आपका लो फॉडमैप डाइट है, ट्रेडिशनल डाइट रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसे करके बहुत सारे डाइट्स हैं। उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर हम डिटेल में उसमें जाएंगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डाइट प्लान फॉर आईबीएस के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये एलर्जी की तरह ही है कि जैसे आपको एलर्जी में आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस चीज़ से एलर्जी है, वैसे ही इसमें आपको डाइट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ये आप कैसे करेंगे, आपको एक फूड डायरी मेंटेन करनी होगी। फूड डायरी क्या होती है, इसमें आप रोज़ लिखेंगे कि आपने क्या खाया। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है अजीब कि क्या रोज़ क्या क्या लिखे, लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज को 15 दिन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खाना खाने से आपको ये तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि सारे खाना जो, अगर हम लो फॉडमैप डाइट की बात करें तो उसमें जो लिस्ट दी हुई है उसको अगर आप पूरा फॉलो करेंगे तो सब कुछ ही आपका छूट जाएगा। आप क्या खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बॉडी को नॉर्मली चलाने के लिए, न्यूट्रिशन बैलेंस रखने के लिए आपको सब कुछ ही खाना है, सिर्फ वो चीज़ छोड़नी है जिससे आपको एलर्जी है। तो जब आप एक डायरी मेंटेन करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि मुझे इस चीज़ से आज, जैसे आपको लूज मोशंस हुए, दस्त हुए, तो आपको लिखना है कि मैंने दूध लिया था लास्ट डे तो आज मुझे दस्त हुए। तो आपको पता चल गया कि जब भी आप दूध लेते हैं
तो आपको दस्त हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप नेक्स्ट क्या ट्राई करेंगे कि चलिए दही ट्राई करके देखते हैं, पनीर ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे एक एक करके जब आप 15 दिन 1 महीना करेंगे, जो आपकी नॉर्मल रोज़ आप खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी दूध पनीर दही चाय कॉफ़ी, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये खाना मेरे को सूट करता है, ये खाना मेरे को सूट नहीं करता। और उसके बाद फिर आप अपना जो भी है अपना डाइट वैसे प्लान करेंगे। दूसरी चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको कम करना ही पड़ेगा। अगर आपको IBS है या आपको इसके लक्षण आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उसमें आपको स्ट्रेस कम करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे आजकल सोर्सेस है। आप कोई मेडिटेशन प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और भी डिफरेंट सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, वो आप कोई भी कर सकते हैं। उस पर भी चलिए एक वीडियो बना देंगे कि स्ट्रेस कैसे कम करें, तो उसको फॉलो करके आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। जहाँ आप अपने खाने का लिख रहे हैं वहाँ आप अपने दिन का भी लिखिए, अपने इमोशनल भी उसमें ऐड कीजिए कि आज मुझे ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था और नेक्स्ट डे मुझे लूज मोशंस हो गए, या नेक्स्ट डे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, या बहुत ज़्यादा पेट में खिंचाव महसूस हुआ। अगर आप स्टूडेंट है और आपको एग्ज़ाम आ रहे हैं और उससे पहले आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट खराब हो रहा है या कब्जियत रह रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, तो वो आप नोट कीजिए। अगर कोई आपका प्रेजेंटेशन है, स्टेज पे जाना है, स्टेज फ्राइट हो रही है, तो जो भी आपके इमोशंस है वो भी आप नोट कीजिए। तो इसको नोट करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, कौन सी चीज़ों से आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ रहे हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही संक्षेप में मैंने बताया आपको IBS के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी IBS की डाइट के बारे में, कि अगर आपको IBS है तो कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बेसिक्स जो कि सिम्टम्स में हम देते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। IBS है तो एक फंक्शनल डिसऑर्डर, कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।